अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल ट्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के पेपर को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ये पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉल 2022 का और इस सब्जेक्ट का कोर्स कोड DC221 है और ये कोर्स BScs थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है। इस पास पेपर के रिलेटेड पहले भी एक वीडियो मौजूद है जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अभी ऊपर कॉर्नर में शो हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूंगा। जो वीडियो पहले से मौजूद है उस वीडियो में मैंने इस पेपर को एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट इसका सोल्यूशन बताया था। तो उसके बाद कुछ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि इस पेपर को एक्सप्लेन कर दें, तो आज की वीडियो में मैं इस पेपर को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो मूव करते हैं इस पेपर के सोल्यूशन की तरफ और वहाँ पे तमाम चीज़ें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन मौजूद हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे ये कुछ जंप्स दी हुई हैं, इन जंप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये जंप क्या है और ये किस वक्त ली जाती है। तो जंप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स कंडीशन होती है। मतलब अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसकी वजह से हम कोड के किसी और हिस्से पे जंप लगा देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में उसके लिए कुछ इस किस्म की इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं जो आपके सामने शो हो रही हैं। ये तमाम कंडीशनल जंप हैं, मतलब इनके लिए कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होना लाजमी होगी, उसके बाद ये की जाएगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जंप है वो है JC। JC स्टैंड फॉर जंप इफ कैरी। तो ये जंप तब ली जाती है जब हमारे पास कैरी फ्लैग सेट हो जाए। होपफुली आप जानते होंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट रजिस्टर मौजूद होता है जिसका नाम फ्लैग रजिस्टर होता है। उसके अंदर डिफरेंट बिट्स होती हैं जिसमें से एक बिट CF की होती है। तो कैरी फ्लैग उस वक्त बन होता है जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए कोई कैरी जनरेट हो जाए, या फिर जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम कोई बारो ले लें। तो इसको एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ। मतलब अगर हम ऐड करें 7 और 8 को, तो इस केस में रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा और एक कैरी जनरेट। तो अगर कैरी जनरेट होता है तो हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 से 6 को सब्ट्रैक्ट, तो अब 5 में से 6 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं यहाँ से 12 लूंगा और ये बन जाएगा 15। तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर 9 आ जाएगा। तो इस केस के अंदर मैंने एक 12 लिया है जो कि 1 था, तो तब भी हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यहाँ फिर इसकी एक और कंडीशन भी होती है, वो ये है कि जब हम कंपेयर की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो डेस्टिनेशन है वो छोटी हो सोर्स से। मतलब आप दो नंबर कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर आपके पास 7 है और सेकंड नंबर 10 है। इन दो नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारी डेस्टिनेशन है वो सोर्स से लेस है। यहाँ पे अनसाइंड नंबर की बात हो रही है, ये साइंड नंबर के अंदर इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर ये लेस है तब भी हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जंप है वो है JNP। JNP स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट पैरिटी। तो ये जंप उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास पैरिटी फ्लैग 0 होगा। और पैरिटी फ्लैग 0 उस वक्त होता है जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास बिट्स आती हैं वो ऑड है। फिर उसके बाद थर्ड जंप है JNS। दिस जंप स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट साइन। इस जंप के अंदर ये देखा जाता है कि SF जो कि साइन फ्लैग है वो अगर 0 हो तो जंप ले ली जाती है, अदरवाइज जंप एग्जीक्यूट नहीं होती। और ये फ्लैग 0 तब होता है जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर। उसके बाद JCXZ है, जंप इफ CX इज 0। CX को एज अ काउंटर रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने काउंटिंग स्टार्ट की है 10 से, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जब हम 0 पे पहुंचेंगे तो उस वक्त CX रजिस्टर की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो ये जंप ले ली जाएगी। दिस जंप इज टेकन इफ द CX रजिस्टर इज 0। उसके बाद नेक्स्ट जंप है JO। JO स्टैंड फॉर जंप इज ओवरफ्लो। इन दिस जंप ओवरफ्लो फ्लैग इज 1। मतलब आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसमें ओवरफ्लो हो गया,
तो ओवरफ्लो इस तरीके से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एफ है और एफ में आप 1 ऐड कर रहे हैं, तो जो एफ है इसको लिखने के लिए तो हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब 1 1 1 1। इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 5 बिट्स में आ जाएगा, वो होगा 1 0 0 0 0। तो अर्थमेटिक हमने 4 बिट की परफॉर्म की है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास 5 बिट के अंदर आ रहा है, तो इस केस के अंदर ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा और ये जंप एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ पाइपलाइनिंग वर्क। पाइपलाइनिंग क्या चीज है? तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको डिफरेंट स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। इस तरीके से इससे आगे भी हम डिफरेंट स्टेजेस बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है नॉर्मली वो कुछ स्टेजेस के बाद कंप्लीट होती है, तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन वो 3 स्टेजेस के बाद कंप्लीट हो, उसके बाद हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को शुरू करें, हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टेज 1 में लेके आते हैं। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाती है तो हमारी स्टेज 1 फ्री हो जाती है। इसके अंदर हम पीछे से एक और न्यू इंस्ट्रक्शन लेके आ सकते हैं। ये दो जब आगे मूव करेंगी तो उसके पीछे हम किसी और इंस्ट्रक्शन को भी पाइपलाइन में डाल सकते हैं। तो मतलब हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पाइपलाइनिंग को इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आंसर को रीड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। तो टोटल हमारे पास 7 एड्रेसिंग मोड हैं जिनकी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। फर्स्ट एड्रेसिंग मोड को डायरेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये होता है कि जो भी डाटा हमारे पास किसी रजिस्टर में मौजूद होगा उसे हम किसी मेमोरी एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई डाटा हमारे पास मेमोरी एड्रेस पे मौजूद है तो उसे हम रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 AX, उसका मतलब ये है कि AX के अंदर जो भी डाटा होगा उसे हम इस मेमोरी एड्रेस पे मूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो वो जो 5 है वो 1 2 3 4 जो मेमोरी लोकेशन बनती है वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हमने कोई मेमोरी एड्रेस लिखना हो तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये डाटा चूंकि हम डायरेक्टली मेमोरी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से इस एड्रेसिंग मोड को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड एड्रेसिंग मोड है वो है बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो इस एड्रेसिंग मोड में हम बेस रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में BX लिखा हुआ है। BX जो है ये बेस रजिस्टर है। BS भी एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 वैल्यू है ये हम BX को असाइन करते हैं, मतलब BX में ये वैल्यू पड़ी होगी 1 2 3 4, तो हम BX को एज एड्रेस रजिस्टर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस केस में जो AX का डाटा है वो BX के एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये साइड पे ब्रैकेट ना होती तो तब ये होना था कि AX में जो डाटा था वो BX को असाइन हो जाएगा, मतलब अगर AX में 5 पड़ा हुआ है तो BX की वैल्यू भी 5 हो जानी थी। लेकिन अगर साइड पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि AX में जो भी डाटा होगा वो BX जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा वो डाटा वहां पे जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इसके अंदर चूंकि बेस रजिस्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से इसे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन के लिए हम किसी इंडेक्स रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट कहलाएगा। इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास SI और DI होते हैं। तो इसमें भी काम सेम होगा कि SI जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है AX का डाटा वहां पे जाकर स्टोर हो जाएगा, और DI के केस में भी सेम है कि DI जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है AX का डाटा उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट। तो इसके अंदर हम बेस रजिस्टर को भी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम अलग से ऑफसेट भी देते हैं। तो यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो बेस रजिस्टर प्लस 300 में जाकर स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर BX की वैल्यू 200 है तो इसका मतलब है कि AX में जो डाटा था वो जो मेमोरी लोकेशन 200 है वहां पे स्टोर होना था, लेकिन उसके साथ हमने प्लस 300 कर दिया, तो अब AX में जो भी वैल्यू होगी वो मेमोरी लोकेशन 500 में जाकर स्टोर होगी। तो सेम इस तरीके से हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट भी हैं जिसके अंदर SI में हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और जो भी डाटा होगा वो SI की लोकेशन प्लस जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, इस केस में 300 है, वहां पे जाकर डाटा स्टोर होगा। और सेम काम DI के साथ भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड जो है वो है बेस प्लस इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर लें BX की वैल्यू 200 है, SI की वैल्यू 300 है, तो AX का डाटा मेमोरी लोकेशन 500 पे स्टोर होगा। मतलब हम BX प्लस SI करके हम इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में आपने ये
ख्याल जरूर रखना है कि इसके साइड पे ये ब्रैकेट मौजूद होनी चाहिए। ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि यहाँ पे हम उस मेमोरी एड्रेस की बात कर रहे हैं जिसे ये रजिस्टर पॉइंट्स कर रहे हैं, ना कि इन रजिस्टर्स की एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट एड्रेस मोड है वो है बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। तो इसके अंदर हम एक बेस रजिस्टर, उसके एड्रेस वैल्यू के अंदर हम इंडेक्स रजिस्टर की एड्रेस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और उसके साथ हम कोई ऑफसेट भी बता सकते हैं। तो जो भी डाटा होगा वो हमारा इस कंप्लीट एड्रेस की कैलकुलेशन के बाद वहां से मूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरप्ट साइकिल यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। ये इंटरप्ट साइकिल कैसे काम करता है? तो असेंबली लैंग्वेज में जब भी इंटरप्ट करना हो उसके लिए INT की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाती है। जब भी इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाएगी तो इस इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद ये काम होता है कि इंस्ट्रक्शन फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, इनकी जो वैल्यूज होती है वो स्टैक पे पुश हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश लिखा हुआ है। तो इन फ्लैग की वैल्यू स्टैक पे पुश हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू स्टैक पे पुश होती है। उसके बाद IP की वैल्यू स्टैक पे पुश होती है और हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे चले जाते हैं। जब हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जाएंगे तो जो IP की वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू तो हमने स्टैक पे पुश कर दी थी, न्यू वैल्यू IP को असाइन हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 4। मतलब जो भी इंटरप्ट हमने कॉल की है, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट नंबर 5 हमने कॉल की है तो IP को वैल्यू 20 असाइन हो जाएगी। 5 इंटू 4 20 हो गया, IP को असाइन हो जाएगा और CS को 20 प्लस 2 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। उसके बाद जो भी एड्रेस बनता है इस एड्रेस पे हम जाएंगे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद iRead की इंस्ट्रक्शन कॉल होगी। iRead स्टैंड फॉर इंटरप्ट रिटर्न, मतलब हम इंटरप्ट से वापस आएंगे। तो जब हम इंटरप्ट से वापस आएंगे जो IP की वैल्यू यहाँ पे हमने पुश की थी वो पॉप हो जाएगी। उसके बाद CS की वैल्यू पॉप हो जाएगी और उसके बाद जो हमने यहाँ पे फ्लैग पुश किए थे वो फ्लैग्स भी पॉप हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एक इंटरप्ट को सर्विस करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट सबट्रैक्टर। तो इसका प्रोसेस बताया गया है, मतलब आपके पास कोई भी नंबर है तो उसकी रीअलाइनमेंट की जाएगी। मतलब अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 2340 से 0.88 इंटू 10⁻³ को, तो आपको ये जो ऊपर वाला नंबर है ये भी इसी नोटेशन में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.340 इंटू 10⁻³। इससे फिर हम 0.88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर भी 10⁻³ होगी। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, इस केस में हमारे पास 1.46 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ये रिजल्ट हम अपने पास लिख लेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो कि नॉर्मलाइज ना हो, नॉर्मलाइज तब होता है जब डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट लिखा हो। तो अगर ये रिजल्ट नॉर्मलाइज नहीं होगा तो इसको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो इस केस में 2 जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाएगा और जो 10 की पावर 4 था वो डिक्रीज होकर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस डेसिमल को 1 पॉइंट लेफ्ट पे शिफ्ट किया है। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करें, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करें और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करें। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वही होती हैं जो कि लॉजिकल गेट के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। मतलब एंड गेट होता है हमारे पास, तो एंड इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद और इंस्ट्रक्शन है, एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन है, नॉट इंस्ट्रक्शन है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी। एंड इंस्ट्रक्शन के अंदर ये 2 रजिस्टर लिखे हुए हैं, इनकी बिट्स को आपस में एंड कर दिया जाएगा। मतलब अगर AX के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1011 और BX के अंदर वैल्यू है 0011, तो जब हम एंड करेंगे तो इसका रिजल्ट 1100 आ जाएगा। एंड का रिजल्ट 1 उसी केस में होता है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा, इस केस में भी रिजल्ट 1 आ जाएगा और इससे आगे दोनों 0 होंगे। अगर यही काम हम और इंस्ट्रक्शन के थ्रू परफॉर्म करें तो हमारे पास रिजल्ट 1101 आ जाएगा, क्योंकि और में अगर कोई एक बिट भी 1 हो जाए तो आंसर 1 हो। और इसी तरीके से एक्सक्लूसिव और नॉट इंस्ट्रक्शन होंगी। नॉट इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल रजिस्टर पे काम करती है, मतलब इसके अंदर जो भी आपके पास रजिस्टर की बिट्स होंगी वो तमाम बिट्स इन्वर्ट होंगी। उसके बाद मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर ये 2 इंस्ट्रक्शन आती हैं, CLI और दूसरी है STI। CLI स्टैंड फॉर क्लियर इंटरप्ट और STI स्टैंड फॉर सेट इंटरप्ट। तो अगर हमने CLI की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी है तो उसके बाद हमारा प्रोसेसर इंटरप्ट नहीं हो सकेगा। कोई भी इंटरप्ट आएगी प्रोसेसर उसको सर्विस नहीं करेगा।
अगर STI की इंस्ट्रक्शन हम कर दें तो इसके बाद प्रोसेसर तमाम इंस्ट्रक्शन को सर्विस करना शुरू हो जाएगा। तो ये चूंकि प्रोसेसर के बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है, इस वजह से इन्हें मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हैं। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर कंपैरिजन या जंप्स वगैरह जो हैं ये आ जाती हैं। तो ये क्योंकि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन आप कोई जंप वगैरह के इंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके अंदर फिर अक्सर कुछ कोड स्किप हो जाता है और हम उसके बाद जंप लगा के आगे उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोग्राम का बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है, इस वजह से इसे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ये तमाम क्वेश्चन 10 नंबर्स के हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ 10 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। तो इसका ये कोड लिखा हुआ है। कोड वैसे तो सिंपल है, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा कोड है जो कि तमाम स्टूडेंट को लाजमी पढ़ाया जाता है। तो इस कोड को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस कोड के लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूँ। तो अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू प्रिंट अ कैपिटल ए विद रेड फोरग्राउंड एंड ग्रीन बैकग्राउंड विद नो ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी, राइट इट्स असेंबली कोड। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने एक रेड कलर का ए लिखना है स्क्रीन पे, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए और इसके अंदर ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी कोड हो तो हम 0100 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद B800 को AX में मूव किया जाएगा। यहाँ पे 0x B800 लिखा हुआ है, तो ये जो 0x है ये हेक्साडेसिमल नंबर्स को शो करता है। और B800 जो है ये वीडियो मेमोरी होती है, मतलब जो हमारी स्क्रीन पे जो कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है वो B800 से स्टार्ट होता है। B800 हमारी स्क्रीन का लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है। तो इसे हम पहले AX में मूव करेंगे और फिर AX के थ्रू इसे हम ES में मूव कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने इसको ES में ही मूव करना होता है। जब भी हमने डिस्प्ले के साथ कोई काम करना होगा इस नंबर को ES में मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इस नंबर को हम ES में मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम इसको पहले AX में मूव करते हैं और फिर AX के थ्रू इसे ES में मूव करते हैं। उसके बाद जो DI है डेस्टिनेशन इंडेक्स, उसे हम 0 से इनिशलाइज करते हैं। तो DI के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन पे कोई भी नंबर डिस्प्ले होगा। तो B800 हमारा बेस नंबर है जो कि स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर DI 0 है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हम कुछ भी लिख सकेंगे। अगर इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर हम जो कॉर्नर है उससे आगे मूव करते जाएंगे, और जितना इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे उतना हम स्क्रीन के सेंटर में या स्क्रीन के लास्ट में जाके लिख सकेंगे। उसके बाद ये वो कोड है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। इसके अंदर ये जो 61 लिखा हुआ है ये कैपिटल ए का आस्की कोड है। तो अगर यहाँ पे कोई और नंबर होगा तो उसका आस्की कोड आपको याद होना चाहिए। कैपिटल लेटर जो है इनके कोड 61 से स्टार्ट होते हैं। तो ए का 61 है, कैपिटल बी का 62 होगा, इस तरीके से सी का 63 होगा। बहरहाल इसके लिए आप एफ की टेबल देख लीजिएगा, वहां से आपको ये कोड्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है जो कि रेड फोरग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी जगह पे 1 होगा तो इसका मतलब है कि जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लू होगा। अगर इसकी जगह पे 2 होगा तो फोरग्राउंड कलर ग्रीन होगा, और अगर 4 होगा तो फोरग्राउंड कलर रेड होगा। उसके बाद इससे आगे 2 लिखा हुआ है, ये ग्रीन बैकग्राउंड को शो कर रहा है। तो इस केस के अंदर भी अगर यहाँ पे 1 होगा तो हमारे पास ब्लू बैकग्राउंड होगा, 2 के केस में ग्रीन बैकग्राउंड होगा, और अगर इस जगह पे 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये रेड बैकग्राउंड है। तो इस नंबर को हम ES:DI में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ES की ये वैल्यू है, कॉलन DI की वैल्यू 0 है। तो ये नंबर स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आ जाएगा, और लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको कैपिटल A विद रेड फोरग्राउंड ऑन ग्रीन बैकग्राउंड लिखा नजर आएगा। उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ये वाली 2 इंस्ट्रक्शन होती हैं, ये हम लिख देंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर द गिवन इंस्ट्रक्शन। यू नीड टू कैलकुलेट द IP, PF, AF, ZF, ऑफसेट, ऑफ कोड, AX, BX।
तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो तो ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 0100 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो वाली इंस्ट्रक्शन होगी जो कि 0100 मेमोरी पे पड़ी होगी। तो इस वक्त हमारा ऑफ सेट जीरो होगा, ऑफ कोड भी जीरो होगा, क्योंकि अभी हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। ए एक्स और बी एक्स की वैल्यूज भी हमारे पास जीरो होंगी, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर इस वक्त कोई वैल्यू नहीं होगी। आईपी ये पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। तो चूंकि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 0100 है, तो आईपी के अंदर इस वक्त ये वैल्यू मौजूद होगी। और अभी तक क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो पी एफ, ए एफ और जेड एफ की वैल्यू जीरो होंगी। तो यहाँ पे इन फ्लैग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पी एफ हमने अपनी वीडियो के स्टार्ट पे भी डिस्कस किया है। पी एफ की वैल्यू वन उस वक्त होगी जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ वन बिट है वो इवन आ जाए। तो अगर किसी केस में हमारे पास इवन आया तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। एक्सेलरी फ्लैग की वैल्यू वन उस वक्त होती है जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसके दौरान एक निब्बल से दूसरे निब्बल पे हम कोई कैरी ट्रांसफर करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास 36 मौजूद है और इसके अंदर 7 ऐड कर दें, तो ये आप कंसिडर कर लें कि ये जो नंबर में लिखे हुए हैं ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। तो ये जो 6 है ये फर्स्ट निबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से ये 7 ये भी फर्स्ट निबल है, और इसके अंदर जो 3 है ये सेकंड निबल है। तो अगर 6 और 7 को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे 13 आएगा और एक कैरी जनरेट होगा। तो अगर निबल से कैरी जनरेट होके नेक्स्ट निबल पे जा रहा है, तब ए एफ जो है वो 1 हो जाता है। और जो जीरो फ्लैग है वो उस वक्त वन होता है जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें और इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद रिजल्ट हमारे पास जीरो आ जाए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कोई भी रिजल्ट अगर हमारे पास जीरो आएगा, तो ये वाला जो फ्लैग है ये वन हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस कोड को देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो है मूव ए एक्स कोमा 4। तो इस इंस्ट्रक्शन का जो ऑफ सेट है वो 100 है, क्योंकि ये वाला जो 100 है ये एज ऑफ सेट यहाँ पे आएगा। और इसका ऑफ कोड होगा B8040। इसमें ये जो B8 है ये मूव ए एक्स का ऑफ कोड है, और उसके आगे वो वैल्यू लिखी हुई है जो हमने ए एक्स में मूव करनी है। तो वो वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 0400। एक्चुअल में ये जो लास्ट में दो जीरो हैं, जब हम इन्हें रीड करते हैं तो इन जीरो को पहले रीड किया जाता है, और ये जो 04 है इसे बाद में रीड किया जाता है। तो वैल्यू जो हम ए एक्स में मूव कर रहे हैं वो 0004 है। तो इस वाले 04 को पहले लिखा हुआ है, उसके बाद आगे ये दो जीरो आएंगे। तो ऐसा करने से ए एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि हमने 4 को एक्स में मूव कर दिया है। और ये जो कंप्लीट ऑफ कोड है ये आप देख सकते हैं, ये 3 बाइट का है। फर्स्ट बाइट B8, सेकंड बाइट 04 और उससे नेक्स्ट बाइट है 00। तो आईपी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा तो वो 3 बाइट के बाद होगी। तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन 100 पे थी, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0103 पे आ जाएगी। तो उसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 0103 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद है वो है BB0300। इसके अंदर ये जो BB लिखा हुआ है ये मूव BX का कोड है, और BX में हम 03 को मूव कर रहे हैं। तो 0003 BX में मूव हो जाएगा। AX की वैल्यू 4 थी, BX की वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी तक हमने ना तो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है और ना ही कोई कंपैरिजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इस तरह से PF, AF, ZF की वैल्यू जीरो ही रहेंगी। ये इंस्ट्रक्शन भी क्योंकि 3 बाइट की है, फर्स्ट बाइट BB, सेकंड बाइट 03 और उसके बाद थर्ड बाइट 06। तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, वो है 0106। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो है सब्ट्रैक्ट AX, BX। इस इंस्ट्रक्शन का ऑफ कोड 29D8 होता है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑफ कोड है वो अब 2 बाइट का है। तो इसके अंदर ये होगा कि 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AX की वैल्यू 1 हो जाएगी, BX की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जब भी ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है तो जो फर्स्ट रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, जो न्यू रिजल्ट होता है वो फर्स्ट रजिस्टर में आ जाता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो 0106 में हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट की है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास 0108 पे होगी। 0108 पे जो इंस्ट्रक्शन है वो है मूव BX, 34। तो मूव BX की जो वैल्यू है वो BB होती है, और 34 को अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखें तो वो 22 होता है। मतलब 0022 को हम BX में मूव करेंगे तो यहाँ पे BX रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 22 हो जाएगी, AX की वैल्यू 1 ही रहेगी।
और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये चूंकि 3 बाइट की है, तो आईपी रजिस्टर 0108 में 3 ऐड करने के बाद 010 बी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 010 बी ऑफसेट होगा, और इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड की है। ऐड की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड 01B8 होता है, और इसके अंदर ए एक्स की वैल्यू में बी एक्स की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। ए एक्स की वैल्यू पहले 1 थी, उसमें जब हम 22 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 23 हो जाएगी, बी एक्स की वैल्यू 22 ही रहेगी। और ये जो आप कोड है ये भी 2 बाइट का है, तो आईपी रजिस्टर 010 बी में 2 ऐड करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। इन तमाम केसेस में पी एफ की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो 1 था, तो 1 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो वो होता है 0001। तो नंबर ऑफ 1 बिट ऑड है, इस वजह से पी एफ 0 रहेगा। यहाँ पे कोई कैरी भी जनरेट नहीं हुआ, तो इस वजह से ए एफ की वैल्यू भी 0 रहेगी। और चूंकि ये जो रिजल्ट है ये 0 नहीं है, तो इस वजह से जेड एफ की वैल्यू भी 0 रहेगी। अगर यहाँ पे अर्थमेटिक परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट 0 आ जाता तब जेड एफ की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो इस लास्ट इंस्ट्रक्शन में है, और इस लास्ट इंस्ट्रक्शन में हमने 22 में 1 ऐड किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर जब हमने एडिशन परफॉर्म की तो हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो ए एफ फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। जो हमारे पास आंसर आया है वो 0 नहीं है, इस वजह से जेड एफ की वैल्यू भी 0 रहेगी। और अगर यहाँ पे इस 23 की अगर आप बाइनरी देखें तो वो होता है 0011, और 2 की बाइनरी 10 होगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये डेसिमल नंबर नहीं है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ 1 बिट हैं ये ऑड है, और अगर ये नंबर ऑफ 1 बिट ऑड होंगी तो पैरिटी फ्लैग 0 ही रहेगा। तो इन तमाम केसेस में ये तीनों फ्लैग 0 रहेंगे। बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही हमारे ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।